हाय एवरीवन, वेलकम टू डिशल जी के क्लासेस। तो टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाल दिया था कि अब से आपके एक दिन में दो क्लासेस होंगी और कल से तो आपकी मैराथन भी स्टार्ट है। जितने लोग भी पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो आगे आने वाला जो दिन है आपका 10 से 15 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो भी क्लासेस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा रिविज़न करने वाले हैं। मतलब कि आपका पूरा हिस्ट्री 6, 7, 8, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इसका कंप्लीट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका पैडागॉजी हो गया, साथ में दूसरे जो सब्जेक्ट हैं सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, पैसेज, ये सब कुछ होने वाला है। तो चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बस मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दो। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 7th की पॉलिटी स्टार्ट है। कुछ लोग बोल रहे थे कि अब छोड़ो पॉलिटी, अब बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओ, बट नहीं, मुझे पता है कि जो मटीरियल एनसीईआरटी का जो नोट्स है ना, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होगा। तो इसीलिए हम मेन चीज़ें हैं उसको करने वाले हैं। और आज देखते हैं 4 से 5 1 घंटे की क्लास होगी, कितने हमारे कंप्लीट होते हैं। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस अब रिवीजन करते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोगों को भी नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत, मैंने जितने लोग भी मेरे से पूछते हैं कि क्या करें भाई, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। अब नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं है, वीडियोस में से भी आप लिखने मत बैठो, बस आपको देखना है, रिवीजन करना है। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लें जरूर से। एसएसटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों यहीं से 40 नंबर का आएगा। व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट सेक्शन में पेड नोट्स है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको मिल रहा है, और वो भी इतना अच्छा नोट्स, तो जरूर लें। देखिए यहाँ पर आप फोटोज देखिए, एक बार, एक मिनट ऊपर से देखिए, आप चैप्टर देखिए, इसका क्या नाम है। यहाँ पे स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये क्वेश्चन पूछा है अभी फिलहाल में ही, तो आप फोटो से ही देख चुके होंगे कि हमारी हेल्थ सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और कई बार हम अपने हेल्थ के ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। गला खराब है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। हेल्थ क्या है भाई, सभी को पता है। अच्छा खाना, अच्छा पानी होना चाहिए, बैलेंस, आपको नींद भी अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, प्रदूषण मुक्त आपके पास जो है वातावरण होना चाहिए। बट आज के समय में आप देख सकते हो कि एयर कितना पोल्यूटेड हो चुका है। एक्सरसाइज, ये सब कुछ करना चाहिए। और हमारे भारत की अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से डॉक्टर बनते हैं। 30,000 तो अधिक हर साल अगर आप देखो तो 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये नंबर्स आपसे नहीं पूछेगा। कई बार विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। बट हाँ, आज भी एक चीज़ आपने देखी होगी कि गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है। कई बार जो है लोग, गांव में कोई बीमार हो जाता है, उसको जाते जाते बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार बीच में ही कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन आपने देखा होगा कि उनको की बहुत किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पर तो हॉस्पिटल तो छोड़ो, जाने के लिए भी कुछ नहीं है, साधन भी नहीं है। दूसरी चीज़, भारत में करीब 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मलेरिया से भी लोग जो है हर साल, अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 20 लाख रिपोर्ट आते हैं। ये संख्या कम नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो है कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये जो फैल रही हैं, चाहे वो गंदा पानी पीने से हो, वाटर अच्छा नहीं है, कहीं कहीं आपने देखा होगा एयर भी सही नहीं है। अब ये वाला ही क्वेश्चन आपसे भी पूछा था, ये जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, ये जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो हम सबको ऐसे कुछ बीमारियों का नाम लिखा था और पूछा था कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट। बाकी संचारणी बीमारियां पानी के द्वारा ही एक दूसरे को लगती है, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। और ये जो है ना 21, तो ये संचारणी बीमारियां जो होती है ना, याद रखिएगा, ये पानी से ही फैलती है। 21% तो जल जनित होती हैं, जैसे कि हैजा हो गया, पेट के कीड़े हो गए, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है? संचारणी बीमारियां हैं। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी, ठीक है। स्टेटमेंट में और लंबा चौड़ा पूछा था। तो बाकी ये तो आपको पता चल चुका है कि बीमारी से बचाव उपचाव वो तो हर साल आता ही है। आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट भी होती हैं, जब बारिश होने लगता है, मच्छर जो है काफ़ी इकट्ठा होने लगते हैं, उस समय बोला जाता है कि पानी इकट्ठा मत करो। अलग अलग चीज़ें हैं। और समय समय पर आपने देखा होगा कि इसमें चेंजेस भी होते हैं। बट आज के समय भी स्थिति अच्छी नहीं है हमारे, अगर आप खास तौर पे गाँव का देखें तो,
नहीं है हॉस्पिटल्स, और हैं भी तो अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें गवर्नमेंट मतलब सरकार चलाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे आपको सस्ते में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सस्ते में क्या ही मतलब, लेकिन फिर भी आप देखिए सब कोई प्राइवेट में ही जाके इलाज करवाता है। अगर आप ये देखो तो सेम उसी तरीके से जैसा सरकारी स्कूल है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। और साथ ही जो है हमारा जो चिकित्सा विज्ञान है इसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, जिसके कारण नई नई तकनीकियाँ भी आ चुकी हैं। हाँ, आज के समय में तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। बस इतना ही है कि देखो अगर हमारे देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो कोविड का समय देखिए क्या हो रहा था उस समय। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, ज्ञान हो, कितने भी आप एक्सपीरियंस हो, हम सभी को चाहिए। एक तो हम सभी के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम सबको जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, फिर भी वो क्या सबको प्रोवाइड करा पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक इलाज, और ये तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है और ना पढ़ना है, ये कहानी है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सार्वजनिक और निजी में क्या मतलब है। तो ये तो आप सभी जानते हो कि सार्वजनिक सभी के लिए होता है, निजी प्राइवेट कुछ लोगों के लिए इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा तो आप बता भी सकते हैं कि सार्वजनिक जो होती हैं स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र अस्पताल की एक श्रृंखला है, जो कि सार्वजनिक नाम से ही क्लियर है भाई, इसको गवर्नमेंट ही चला सकती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होता है। हर तरीके के बीमारी का इलाज भी होता है। और ग्राम के स्तर पर भी एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। सभी बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा केंद्र कई गाँव की जरूरत को पूरा करता है, मतलब 4-5 गाँव हैं, बीच में एक हॉस्पिटल है। जिला स्तर पर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मिलते हैं, ये सब केंद्र व अस्पताल ये सब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। सॉरी, सरकार के ही द्वारा चलाई जाती है। नाम से ही क्लियर है, सार्वजनिक सभी के लिए है, गवर्नमेंट ही चला सकती है। और बड़े शहरों में तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं। बट गांव वगैरह में आपने देखा होगा 4-5 गांव के बीच में एक ही होगा, सार्वजनिक है ना ये। और इसको क्यों कहते हैं सार्वजनिक, तो इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। क्योंकि देखो एक तो सरकार ने सभी के लिए, मैंने भी आपको बोला सार्वजनिक मतलब हम सभी के लिए है, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, ठीक है। और इनको चलाने के लिए धन जो है उस पैसे से आता है जो लोग, ऑब्वियस सी बात है ना कि गवर्नमेंट अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रही है या फिर कम में दे रही है तो वो अपने जेब से नहीं दे रही है। ये जो लोग कमा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, जो लोग टैक्स देते हैं उसी पैसे से, मतलब हमारा ही पैसा हमारे ही लोगों के ऊपर खर्च किया जाता है। ये बात और है कि पूरा नहीं खर्च करते हैं, तो पैसा तो अलग से आएगा नहीं, टैक्स के रूप में जो आप दे रहे हो उसी से आपको सुविधाएं मिलेंगी। और इसका अगर देखा जाए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क, फ्री में या फिर बहुत ही कम कीमत पर देना होता है, जिससे कि जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनका इलाज हो जाए। तो सभी को पता है। बाकी आप यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया, इनको रोकना। साथ में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, मच्छरों को पैदा होने से भी रोकने के अभियान को सफल बनाना। क्योंकि कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है कूलर में, घर के पास, तो वहाँ पे मच्छर जो है वो पैदा होने लगते हैं, ठीक है। और हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है। ये हमारा संविधान के अनुसार सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी के जीवन के अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। अदालत ने तो ये भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें अगर अचानक से इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को भी इलाज की पूरी मतलब जिम्मेदारी, जो भी आवश्यक इलाज है वो प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई, आज के समय में इतनी तरह तरह की बीमारियां हैं, एक बेचारा गरीब इंसान तो दिन भर मेहनत करता है, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। और आप ये फोटो देखिए, अपने सरकारी अस्पताल, भगवान न करे कभी किसी को जाना पड़े कभी भी हॉस्पिटल में, बट अगर आप गए हो तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना,
प्राइवेट एंड हॉस्पिटल में। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती है, कई तो ऐसे सफाई नहीं होती है, स्मेल बहुत आती है। कई बार मैंने सुना है कि लोग घर में हॉस्पिटल में जाके उनको इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो सार्वजनिक का मतलब समझ गए ना आप, गवर्नमेंट चलाती है निःशुल्क और कई बार फ्री में। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं भाई होगा बहुत बढ़िया होगा, बट बढ़िया पैसे भी लगते हैं, प्राइवेट होता है और बाकायदा यहाँ पे जांच भी होती है, देखा भी जाता है, क्लीनिंग भी ये लोग काफ़ी अच्छी रखते हैं। बहुत सारे प्राइवेट तो आपको हर गली में मिल जाएगा। आज के समय में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जैसे हम बोलते हैं RMP, ये मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, हर जगह अगर आप देखो लाइन गली गली में है। बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं, निजी रूप से चला रहे हैं अस्पताल व नर्सिंग होम। कईयों के पास तो प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे वो निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ऐसी भी दुकानें हैं जहाँ से हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि इनका खुद का अस्पताल होता है और जो मेडिसिन मिलता है ये भी इन्हीं का होता है। आपने दवा यहाँ से लिया, बगल से ही आपने यहाँ पे डॉक्टर जो है आपको चेक किया, अब बाहर निकलते ही उन्हीं का आपको दवा भी ले लेना है, और कितनी महंगी हो जाती है। तो ये तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और आप ये देखिए, ऊपर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ़ोटो देखी थी और ये दिल्ली का है प्राइवेट हॉस्पिटल। मरीजों का देखभाल का कमरा है, ये सफाई रहती है नो डाउट। तो आपने देख लिया निजी का मतलब प्राइवेट। यहाँ पर सरकार का स्वामित्व या फिर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत ये जो निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए ना, ये तो है कि आपको एक एक चीज़ के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी चला रही हैं हॉस्पिटल्स। कुछ कंपनी तो दवाई बना रही है, बेच रही है अलग अलग जगह पे अपने अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या ये सभी के लिए पर्याप्त है? तो जहाँ पे निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं, ये बात तो सही है। हॉस्पिटल्स आपको प्राइवेट ज़्यादा देखने को मिलेगा परंतु गवर्नमेंट्स वाले नहीं। ऐसी दशा में बेचारे लोगों को भी निजी सेवाएं ही वहीं पर जाना पड़ता है क्योंकि इलाज नहीं हो पाता है ढंग से। और ये शहरी क्षेत्र में भी केंद्रित है तो यहाँ पर अधिक पैसा भी खर्च होगा, दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग तो उनको खरीद नहीं पाते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती तो उनको कर्जा भी लेना पड़ जाता है। तो क्या हो रहा है ना कि एक तरफ प्राइवेट वाले हॉस्पिटल्स बहुत खुल रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ सार्वजनिक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो खुल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं होगा तो मजबूरी में भी इंसान को कर्ज लेके जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि ये उपयुक्त में हो, ठीक है। तो बस, और कुछ तो इतने प्राइवेट वालों को आपने देखा होगा, कई बार ऐसे न्यूज़ में आता है कि ये लोग अधिक कमाने के लिए ना ऐसे ऐसे कार्यों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कि सही नहीं। ऑपरेशन आप देखो ना, छोटी सी बीमारी होती है तुरंत पैसा ऐंठने के लिए बोलते हैं ऑपरेशन कर दो। ये पागल हो चुके हैं पैसे में। और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की वीडियोस वायरल हुई थी कि सिर्फ अधिक पैसा कमाने के लिए ये उस कार्य को भी बोलेंगे कि कर लो भैया, जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके होते हैं फिर भी ये उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे कि प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, सलाइन, इन सब की सलाह देते हैं जबकि वो साधारण इलाज से भी हो सकता है। तो आज के समय में किस पे भरोसा किया जाए, बहुत मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा, और ये देखिए इस पे क्या लिखा है, देखिए, मलेरिया उन्मूलन। ये ग्रामीण इलाकों में आपने बहुत ऐसी जीपें देखी होंगी, एक तरीके से ना ये चलता फिरता दवाखाना है। और ये नीचे की फोटोज देखिए, ये एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके घर के गांव के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब इस केस में इस बेचारे को, क्योंकि भाई सबके पास 4 व्हीलर नहीं होता है, 2 व्हीलर सबके पास नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं। आज भी ऐसी स्थिति है, ठीक है, चाहे हम कितने भी बोले कि हम डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बट ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी बहुत दिक्कत है। तो ये वही बताया जा रहा है कि फैक्ट क्या है, जनसंख्या का 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। ओनली 20% ही मेडिसिन खरीद सकते हैं। बाकी जो लोग, जिन्हें आप गरीब समझते हो, वो दवा संबंधी खर्चों को उठाने में उनको बहुत दिक्कत आती है। एक इस पे अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी संपत्ति ही बेच देते हैं, ठीक है।
गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी ही चिंता है अगर देखा जाए, क्योंकि एक टाइम का उनको खाना ही इतना मुश्किल से आता है, कोई बीमारी हो जाती है तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी स्थिति हो जाती है, क्योंकि गरीब लोग पहले ही अपने पोषण की कमी का शिकार हैं, खाना जुटाने में लगे हुए हैं। एक तो वैसे भी उन्हें जीवन की आधार आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए जगह, साफ वातावरण ये मिल नहीं पाता है। देखा होगा आपने इनकी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ के किनारे कितनी गंदगी होती है, और इसलिए ये लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। भाई जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, जो अमीर होते हैं उनकी वो जल्दी नहीं मरते हैं, वो लाइफ लॉन्ग, मतलब उनका देखा जाए तो काफ़ी उम्र तक वो जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए हर एक फैसिलिटी सब कुछ आराम से कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। साथ में खर्चे अलग, जो कि उनका हालत ख़राब कर देता है। तो कई बार पैसे ही बाधक बन जाते हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है, ये आपसे पूछेगा पेडागोजी में। तो देखो भाई, ये तो कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की है, क्योंकि वह अपने सब नागरिकों विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाएं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें ना ये कोस्टा रिका वाला क्वेश्चन पूछा है, कोस्टा रिका, कि आखिर में कोस्टा रिका ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पे सब कुछ उसने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि अब वहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये कोस्टा रिका वाला। केरल का अनुभव एक बार देख लीजिए। केरल आप सभी जानते हो कि हमारा यहाँ पे है केरल। ठीक है, तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% दे दिया पंचायत को, और बोला कि भैया तुमको इसकी अच्छे तरीके से योजना बनाना है, गांव के लिए पीने का पानी, खाना, औरतों का विकास और शिक्षा, इस पे खर्च करो। इसके बाद से जल वितरण की भी व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल, आंगनवाड़ी, इसके भी काम को देखा गया। गांव, खास तौर पे गांव का जो समस्या है ना, उस पर ध्यान दिया गया। अब 40% दे दिया गया है वहाँ पे, तो इससे क्या हुआ ना कि स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार आने लगा। ठीक है, स्थिति में सुधार आया। और लेकिन आप भी जानते हो कि अचानक से चाहे आप कुछ भी कर लो, एक दिन में सब कुछ नहीं सही होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। फिर भी कुछ भी इतना होने के बावजूद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाई की कमी, अस्पताल में बेड नहीं है ज़्यादा, डॉक्टर्स नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो अभी भी इनको दूर करने की आवश्यकता है। हाँ, बट ये है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, 40%। बट डॉक्टर्स की कमी, बेड्स की कमी तो वो तो रहेगी ही। अब कोस्टा रिका ने क्या तरीका अपनाया, और ये वाला क्वेश्चन आप यकीन ना, अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोचिए, यहीं से पूछा है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कोस्टा रिका क्या है। देखो, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये हमारी जो नोट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोशल साइंस से ही अपना सीटेट पास किया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेगा, और उसी बेस पे मैंने आप सभी के लिए नोट्स बनाया। आप एक बार नोट्स जरूर पढ़ें। 60 पेजेस के हैं ओनली पॉलिटी का, और ज्योग्राफी का भी आई थिंक इतना ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक एक क्वेश्चन 40 नंबर का यहीं से आएगा। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो जरूर बताएं मुझे। तो कोस्टा रिका जो है वो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश मानते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, ये मध्य अमेरिका का है। आखिर में इसको स्वस्थ देश क्यों मानते हैं, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। और यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोस्टा रिका ने देश में अपनी सेना हटा दिया था? तो जी हाँ, उसने कहा कि हम देश में सेना नहीं रखेंगे, क्योंकि सेना पे उनको बहुत बड़ा अपना खर्चा करना पड़ता था। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों पे खर्च करेंगे। और यही लाइन पूछी थी कि कोस्टा रिका ने क्या किया था, सेना को ही हटा दिया अपने देश में, और जो भी सेना पे खर्च होता था वो लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, अलग अलग बेसिक नीड्स पे खर्च होने लगा। अब मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार जो है वो मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, ये भी लाइन लिखी थी, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती हैं, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास। तो इस तरीके से स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि आखिर में कोस्टा रिका ने ऐसा क्या कर दिया कि वहाँ की स्वास्थ्य एकदम सही हो गई। सेना को हटा दिया, सेना का सारा पैसा जो भी उस पर लगता था वो हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड्स, इस पर खर्च करने लगा। तो ये आज की क्लास थी, और अभी ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान, अभी आपको और पढ़ना है।
ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये संचारण बीमारियां, ये बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से फैलता है, जैसे कि पानी, भोजन, हवा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर देखिए। तीसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिर में जो हमारा स्टेट है वो कैसे काम करता है। इलेक्शन था लोकसभा का, तो इसमें स्टेट की क्या भूमिका है, विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, वही हमें देखना है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि विधायक कौन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमएलए। तो ये जो विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य को ही कहते हैं विधायक, एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो अब कोई मत बोलना विधायक किसे कहते हैं, भाई ये विधानसभा के सदस्य हैं। अब ये एमएलए का चुनाव कैसे होता है, तो जनता के द्वारा होता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विधायक है वो हम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि जो विधायक है वो बना कैसे, हम ही लोगों ने तो उसको वोट दिया। जब हम लोगों ने उसको वोट दिया, वो चुनाव जीत गया, अब वो बन गया विधानसभा का सदस्य। तो वो विधानसभा में हम सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी जो भी मांग होगी उस पर भी उसको काम करना पड़ेगा। अब ये हर राज्य में होता है। आप जानते हो कि भारत के हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 68 निर्वाचन क्षेत्र है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ये वोटिंग होती है जैसे कि मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे या किसी के भी गवर्नमेंट के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे। तो क्या आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना, हाँ ये तो है कि वो फेस वैल्यू होते हैं, बट जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में वहां से लोग उठते हैं जो वहां पे काम करने वाले हैं, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जो भी उठेगा वो जनता का ही तो प्रतिनिधित्व करेगा ना। तो हम लोग उनको वोट देते हैं। फिर ये जैसे जैसे जीतते जाते हैं इनकी पार्टियां बनेंगी, बहुमत अगर आ गया, अभी आपने देखा होगा अभी तो अलायंस की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि विधानसभा का सदस्य, अगर वो जीता तो विधायक बन जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग पार्टी से होंगे तो अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, अब ये भी क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे योगी जी हैं, अगर चाहे कोई और भी है मुख्यमंत्री, वो अचानक से थोड़ी ना बन जाते हैं। ये लोग भी तो पहले वोटिंग मतलब कि चुनाव की तरह ऐसे ही बनते हैं विधायक। कुछ लोग इसमें से आपने देखा होगा विधायक बन जाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो लोग भी विधायक होते हैं वो जिस भी राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में, मतलब बहुमत, मैंने आपको बताया ना, बहुमत अगर किसी को मिल गया तो राज्य में उस दल को बहुमत, मान लो उसने आधे से अधिक सीट जीत ली तो इसका मतलब है कि उस पार्टी को बहुमत मिल गया। अब वही सरकार बनाएगी। अब बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहेंगे और जो थोड़ा कम है उसको हम विपक्ष कहते हैं, विरोधी पक्ष। या ये तो सभी को पता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे चुनाव हुआ तो विधायक भी बने, बट अगर उसको बहुमत मतलब कि जितनी सीट चाहिए होगी उतना नहीं मिला तो फिर उसको अलायंस करना पड़ेगा। बट अगर वो अकेले, जैसे कि बीजेपी का अगर आप पहले वाला देखो हिस्ट्री उठाकर, तो उन्होंने अकेले ही बहुमत प्राप्त कर लिया था, उन्हें किसी गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट इस बार जितनी सीट चाहिए थी उतनी भी नहीं मिली, इसीलिए उनको अलायंस करना पड़ा। तो जो भी जिसकी भी सरकार होगी वो सत्ता पक्ष और जो थोड़ा उनसे कम है वो विरोधी पक्ष। ये तो सभी को पता है। तो विरोधी पक्ष में भी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बन गई और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा विधायक थे, ये बहुमत वाली सरकार थी, पहले का एग्जाम्पल है। तो विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय लोग भी तो उठते हैं ना, वो लोग भी चुनाव जीतकर आए थे। अब चुनाव के बाद मान लो जो भी सत्ताधारी दल है, जैसे कि मान लो अभी बीजेपी है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। मान लो जैसे हमारी पार्टी है और हम लोग जीत गए तो हम लोग आपस में बैठ के करेंगे कि चलो भैया हमारा नेता कौन होगा, ठीक है। फिर हमको लगेगा कि चलो ठीक है इसको बनाना चाहिए, तो वो हमारा मुख्यमंत्री बन जाता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किसी को भी चुन लो, वो आपका नेता बन गया, इस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर मुख्यमंत्री जो होगा वो अपने मंत्रियों का चयन करेगा, ठीक है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। मंत्रियों का चयन कौन करता है, मुख्यमंत्री। नेता का चुनाव कौन करेगा, सत्ताधारी दल के विधायक। यहीं से डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का भी यह दायित्व है
कि वे शासन के विभिन्न विभाग मंत्रालय को चलाएं। अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा तो ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी के दल के हों या फिर विरोधी दल के, आपने देखा होगा विधानसभा से जब वो लाइव सेशन चलता है, उसमें जब बहस होती होगी, वो तो आपने देखा ही होगा, उसमें सत्ताधारी दल, विरोधी दल सब होते हैं। और इस तरीके से कुछ विधायक की तो दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में, क्योंकि पहले तो वो विधायक ही था बट उसका चुनाव हो गया तो अब मंत्री बन गया है। ठीक है। विधानसभा में बहस, ये तो सभी जानते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अभी आपने देखा होगा बेरोजगारी, पेपर लीक, इस पे हमेशा डिस्कशन होता है, प्रश्न भी पूछना होता है। हाँ, ये बात और है कि कुछ समय तक तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहा था। मुख्यमंत्री तक जो भी चीज़ें चलती हैं, मुख्यमंत्री अन्य मंत्री को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि वही सरकार चला रहे हैं। और आप तो हर दिन देखते ही हैं कि पेपर लीक पे क्या चीज़ें चल रही हैं या फिर नौकरी के बारे में। ठीक है। तो लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर बहस भी कर सकते हैं, डिसीजंस भी ले सकते हैं, धन कहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह का मुख्य अधिकार किनको है? विधानसभा के लोक सदस्य, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को। ठीक है। चलिए, बाकी ये कहानी है, यहाँ पे कहानी बताया जा रहा है कि एक विधायक 1 है, विधायक 2 है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बस आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल है, मंत्री है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा। किस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जो जनता है क्या वो डायरेक्ट ही वहाँ पे संसद में हस्तक्षेप, मतलब रोल प्ले करती है या फिर वो प्रतिनिधि है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पार्लियामेंट का एक फोटोज आप देख सकते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य जो हैं, कई बार आपने देखा होगा बिना किसी वजह के भी सरकार पे कई बार जो है दोषारोपण करते हैं, फिर कई बार गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये तो चलो, ये तो सभी को पता है। अब ये देखिए, सदस्य जो है वो सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं, बहस करते ही हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक जो है वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। कौन? मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो कहलाते हैं विधायिका। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। तो इनमें से कार्यपालिका का प्रमुख या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इससे क्या मतलब है, अलग अलग विभाग और मंत्री, यही तो होता है ना। गवर्नमेंट कोई एक इंसान थोड़ी ना है, अलग अलग विभाग और मंत्रियों से ही तो बना हुआ है जो उनके प्रभारी हैं। और इनका प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। शासन की कार्यप्रणाली आपने देखा होगा कि विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। कई बार तो टीवी चैनल, अखबार, अलग अलग लोग बात करते हुए दिखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार रखते हैं, कार्रवाई करते हैं। और विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की एक कहानी बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये लोग करते हैं। खैर, इस समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम हमें देखने को मिलता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। देखिए, ये चीज़ आप लिखिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी बताई जा रही है। आपसे क्वेश्चन वही विधायक वाला पूछेगा, किस तरीके से चुनाव होता है, किस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और इनकी नियुक्ति कौन कराती है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद से जो लोग भी सत्ता में हैं, मान लो जो पावर में है, जैसे कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये समस्याओं पर कार्रवाई, इनको जो भी प्रॉब्लम है इसको देखना है अलग अलग विभाग के द्वारा। लोक निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना है। प्रश्न करने वाले लोगों को आपको भरोसा भी दिलाना है कि भाई हम अच्छा कदम उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको समाचार व अन्य माध्यमों में भी इस पर चर्चा करनी है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, कई बार आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद से देखिए, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। जैसे कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी हो। किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है कि पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाया जाता है, और उसमें एक न्यायपालिका भी लिखा होगा। ठीक है, हमारी जुडिशरी तो वो नहीं बनाती है, कानून कौन बनाते हैं? संसद।
संसद के बारे में हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। तो ध्यान दीजिएगा, कानून कौन बनाएगा पूरे देश के लिए? संसद में। एक इंसान अकेले नहीं बनाएगा, ये भी याद रखना। लोकतंत्र में विधायक, एमएलए के रूप में जनता, हम लोगों ने क्या किया है, हम अगर देखा जाए तो संसद में हमारा प्रतिनिधि तो कौन कर रहा है? विधायक ही तो कर रहा है ना, क्योंकि वो हमारे एरिया में है। आपने अपने अलग अलग एरिया के जो भी विधायक होते हैं हम उनको वोट देते हैं, फिर वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में एमएलए के रूप में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। देखा जाए तो ये पूरी जो सरकार चल रही है वो किसका है? हमारा ही तो है, क्योंकि हमारे ही द्वारा चुने गए लोग जो जीते हैं हमारे वोट से, वो वहाँ पे हैं। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाते हैं और ये मंत्री सरकार के अलग अलग विभाग में होते हैं, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे विभाग हैं, शिक्षा विभाग, हेल्थ, ऐसी चीज़ें हैं। और आपको पूरा अधिकार है अगर अब आपको कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे क्लास के साथ। ये यहाँ से कुछ पूछेगा नहीं, बस इस चैप्टर में इतना ही है। बेसिकली देखा जाए तो ये वाला आपका चैप्टर इलेक्शन के, अगर देखा जाए अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन तो वैसे भी सीटेट पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है उसका। कौन किसका चुनाव करता है, नियुक्ति कैसे होती है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो हमने 2 चैप्टर कर लिया, चलो तीसरा चैप्टर करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतनी गर्मी में क्लास शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आपको डबल मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा अगला चैप्टर है और ये फ़ोटोज़ देख के आप समझ गए होंगे, बॉय एंड गर्ल, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये इससे रिलेटेड है। और आप देख सकते हो लिंग बोध, जेंडर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि केवल एसएसटी में नहीं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथ, साइंस सब में पूछेगा। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना कितना डिफिकल्ट है, और केवल एक के लिए नहीं, लड़का है उसको बोला जाएगा कि भैया तुम रो नहीं सकते हो, तुम लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। गुड़ियों से खेलेगा तो उसको मजाक बनाएंगे। लड़कियों को बोला जाएगा कि तुम लड़के की तरह क्यों चिल्ला रही हो, लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं। आप समझ, ये क्या है? ये भेदभाव है। और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। बेसिकली सीटेट जो है इस तरीके के क्वेश्चंस हर बार पूछता है। तो लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच में हम बड़े हो रहे हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो भैया हम तुमको रिजेक्ट करते हैं। तो उन्हें वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम प्रायः इवन बचपन से ही हमारे दिमाग में ऐसे फीड कर दिया गया है कि वही चीज़ें आज भी हमें लगती है कि यार ये कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति ऐसा ही नज़रिया है? तो आज हम यही देखने वाले हैं। और हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग भूमिका उनका फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करती है, ठीक है। और स्त्रियाँ अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, पुरुष भी करती हैं। कई बार उनके काम को भी बहुत कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। स्त्री और पुरुष के काम के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस है। आप ये फोटो देखिए, कक्षा 7 का एक सामूहिक छात्र ये अपने विद्यालय की वर्दी में है। तो यहाँ पर जो है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान, इस मतलब इस पे जो है रिसर्च किया गया और रिपोर्ट आती है 1920 के दशक में कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, तो इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए अलग अलग यात्रियों पर जाना सीखते थे। और ये बातें वे अपने बचपन के ही अलग अलग समय पर सीखते आए हैं। तो ये लोग स्कूल नहीं जाते थे। एक होता है ना कि माहौल, जिस तरीके के आपके आसपास चीज़ें होती हैं। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे ना, उनकी माता या फिर बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं और यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाएगी, जो कि बड़ा नहीं है, वो भी 5 वर्ष का ही है, ठीक है। लड़के और लड़कियों दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है तो वह बड़े लड़कों के समूह में चला जाएगा। फिर वो बाहर का काम सीखेगा, जैसे कि नारियल के पेड़ लगाने, मछली पकड़ना। बट
एक डिफरेंस देखिए, लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती ना, वो छोटे बच्चों की ही देखभाल करेगी। 9 साल का लड़का वो बाहर चला गया, बट 13-14 साल की लड़की बाहर नहीं गई है, वो देखभाल कर रही है, छोटे मोटे काम कर रही है। और जब वो 13-14 साल की हो भी जाती है तो वे अधिक, लेकिन एक बार जब वो 13-14 साल की हो गई तो वो अधिक स्वतंत्र होंगी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती हैं, बागान में काम करती हैं, अलग अलग काम सीखती हैं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता है, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो लड़कियां स्कूल जाते हुए आप देख सकते हैं समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। बताइए, ये सब रिसर्च किया गया है। 1960 के मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लास 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। आप जानते ही हो, लड़कियों का स्कूल और लड़कों का स्कूल अलग अलग हो जाता है, अलग अलग ढंग से भी बनाया जाता है। और एक तरीके से बताया जा रहा है कि लड़का लड़की होना, अगर आप देखो तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने लगती है हमारी सोसाइटी। स्कूल अलग, खेलने का भी गेम अलग। लड़कों के स्कूल में आपको कोई आंगन नहीं देखने को मिलेगा, लड़कियों के स्कूल में देखने को मिलेगा। बल्कि खेलने का एक मैदान, बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्कूल के बाद लड़के और सैकड़ों जो है बहुत सारी गर्ल्स भी, इसी पतली सी गली होती थी, वहाँ से लोग देखते थे सड़क पर जाती हुई लड़कियाँ बड़ी गंभीर, मतलब सीरियस दिखेंगी। और यह बात लड़कों से अलग थी, क्योंकि लड़के आपको बहुत सीरियस नहीं देखेंगे, बट वहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से बड़ा होना है। और एक चीज़ और है, लड़कियों के लिए ना गली सीधे घर पहुँचने का एक माध्यम थी। लड़कियाँ हमेशा ग्रुप्स में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कहीं कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। और आज भी होता है, अगर देखा जाए मोस्टली लड़कियों को शाम के बाद से लेट नाइट क्यों नहीं बाहर जाने देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर अकेले भी ट्रैवलिंग करने क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं कि सेफ नहीं है। ठीक है, यही एक रीज़न है। जिस दिन हमारा सोसाइटी, हमारा समाज अगर अगर खुद से लगने लगेगा सबको कि भाई हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, कभी किसी को ऑकवर्ड फील नहीं कराना है, उस दिन ये डर भी खत्म हो जाएगा। बट पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताया जा रहा है कि समाज जो है वो लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर करता है, और वो स्पष्ट अंतर है, और वो बहुत ही कम एज से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर कोई लड़का है उसको कोई डॉल ला के नहीं देगा, गाड़ी ला के देंगे, बाइक ला के देंगे। ठीक है, लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कार दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है। इतने कम उम्र से ही हमने अंतर करना स्टार्ट कर दिया, बल्कि दोनों ही खिलौने बच्चों के लिए सेम होते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है। ये है भेदभाव। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़की को किस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलेंगे, लड़की हो तो तुम धीमी आवाज में ही बात करो, लड़के हो तो तुम रौब दिखाओ। ये सब बच्चों को बताने के तरीके होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, स्त्री और पुरुष बन गए, तो उनको लगेगा कि भाई मैं तो लड़का हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, और वो हमको देखने को मिलता ही है, आप जानते ही हो। ये देखिए यहाँ पर भी वही स्टोरी बताई जा रही है कि किस तरीके से बताया जाता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको घर संभालना है, तुम तेज आवाज में हंस भी नहीं सकती, ये भी बोला जाता है। लड़कों को बोलते हैं कि रो नहीं सकते। तो अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्री की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझते हैं। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घरेलू काम का मूल्य, ये अभी रिसेंट वाले एग्जाम में पूछा है। तो आप मुझे बताओ, सारी दुनिया में घर का काम कौन करती है? अगर कोई महिला जॉब कर रही है, कोई पुरुष है वो भी जॉब कर रहा है, ये मेल और ये फीमेल। एक आदमी जो है जब वो नौकरी करके आएगा, घर पे है महिला, तो वो आएगा आराम करेगा, वो किचन में नहीं जाएगा। बट एक महिला नौकरी करके आएगी ना, वो आराम नहीं कर सकती है, उसको काम करना पड़ेगा, डबल, दोहरा काम। और जो घर में केवल महिलाएं काम कर रही हैं, उनके काम को भी कम समझते हैं, डी वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है, ना ही उसकी कोई सैलरी है। ये क्वेश्चंस पूछा है एग्जाम में। तो मुख्य जिम्मेदारी एक स्त्री की होती है, वो एक साथ मल्टीपल्स काम करेगी, आपका केयर, परिवार का ध्यान, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों का। ठीक है,
चाहे वो कितनी भी थकी हो, बट उसको ये काम करना ही है। घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, मान लिया जाता है कि ये तो स्त्री का ही काम है, नेचुरली है, इसलिए उनको इसके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। एंड यही लाइन पूछा है कि आखिर में जो घर में काम करने वाली महिला है उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि लोग ये मान चुके हैं कि ये उनका स्वाभाविक कार्य है, उसको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस। क्योंकि जो पैसा कमा के लेकर आता है, इज्जत तो उसी की होती है। और ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। दिन भर वही छोटे मोटे काम, सफाई, कपड़े, बर्तन, यही सब करना होता है। और ये सारे काम स्त्रियां ही करती हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रखते हैं। घरेलू काम का कोई महत्व नहीं है और इसलिए इसको मजदूरी भी कम मिलती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक चलता है, जो घर में काम कर रही हैं। नौकरी वाले तो फिर भी जाएंगे 10 बजे, आ जाएंगे 6 बजे, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है। और जो घरेलू काम वाले हैं उनका तो काम खत्म ही नहीं होता है, सुबह से लेकर रात तक चलता है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि आखिर में हम घरेलू काम जिसे कहते हैं उसमें बहुत सारे काम है, बहुत मेहनत लगती है, शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, अभी भी लाना पड़ता है। गांव में स्त्री और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भार गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई, झाड़ू, वजन उठाने के काम में झुकना उठना, इन सब में उनको काम करना पड़ता है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने, तो गर्मी में आप सोचो, गर्म चूल्हे के सामने भी उनको खड़ा होना पड़ता है। ये सब काम स्त्रियां करती हैं। भारी और थकाने वाला काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि बोलते हैं अरे ये काम नहीं, ये महिला नहीं करेगी, ये पुरुष ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई भारी और मेहनत वाला काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मेहनत वाला काम जो स्त्रियां करती हैं और हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और है कि घरेलू और देखभाल के काम का एक अन्य पहलू है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और वह है इसमें काम में लगने वाला लंबा समय, ठीक है। कि वास्तव में यदि हम स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमको पता चलेगा कि स्त्रियां पुरुषों से बहुत अधिक काम करती हैं। ये भी एक फैक्ट है। महिलाओं के काम और समानता आपने देखा होगा, चाहे वो कितना भी काम कर लें उनको महत्व तो बहुत कम मिलता है, चाहे वो व्यक्ति हो या परिवार का मामला हो। और स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता की बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है और हमें इस पे काम करना चाहिए, इसके समाधान पे। और केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये हर घर की कहानी है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, इसके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। रियलिटी क्या है? हम भेदभाव करते हैं। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट ढूंढ रही है, जैसे कि बच्चों की और ये वाली लाइन भी पूछी हुई है। ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिलाएं आगे आए, काम करें और उनके भी काम को महत्व मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट, क्योंकि संविधान ही हमारा कह रहा है कि स्त्री पुरुष के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो और यहाँ पर देखिए, बहुत सारी स्त्रियां जो हैं अपनी कहानी भी सुनाती हैं कि उनको तो घर के अंदर व बाहर दोनों का ही काम करना पड़ता है और दोहरा बोझ है उनके ऊपर। बेचारी अपने घर का काम करेंगी सुबह से उठ के, फिर दूसरे के घर में काम करेंगी। और यहाँ पर जब इस पे गवर्नमेंट भी इसका जो है ढूंढ रही है कि क्या हो सकता है, जैसे कि बच्चों के देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ेगा। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर का काम कर पाएंगी, और अगर करेंगी तो किस प्रकार का। पूरे देश के कई गाँवों में आपने देखा होगा आंगनबाड़ी है और बालवाड़ी ये खोली गई है। और ये लाइन पूछी गई है, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में, ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसको वैधानिक रूप से बालवाड़ी मतलब क्रेज की, जहाँ पे बच्चों को रख सकते हैं, इसकी सुविधा देनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी संस्था में ध्यान रखिएगा 30 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर उसको वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेज की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी और इससे लड़कियां भी स्कूल जाना उनके लिए भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो बस ये भी हमारा चैप्टर खत्म। एंड अभी हमने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा उसी से रिलेटेड ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसको भी साथ में करना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। औरतों ने बदली दुनिया, ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो आपने देखा होगा दूसरा
तीसरा, चौथा और ये पांचवा। हम लोगों ने 4 चैप्टर अभी हम कंप्लीट कर लेंगे और समय रहा तो आगे का भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करनी है और रिवीजन भी अच्छे से करना है। तो औरतों ने किस तरीके से बदली है दुनिया, और ये आप ये देख सकते हैं कि भारत में जो है 83.6% महिलाएं हैं ना जो कि खेत में भी काम करती हैं। खेत में क्या काम करती हैं, जैसे कि सफाई करना, पौधे रोपना। उसके बावजूद भी अगर आप किसान बोलोगे तो एक पुरुष का ही चेहरा आपको दिखेगा, महिला का नहीं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 83% महिलाएं जो हैं खेत में काम करती हैं, फसल काटना, कुटाई करना, सब कुछ। और जब भी आप किसान के बारे में सोचते हो तो हम एक पुरुष के ही बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों? महिला भी तो हो सकती है भाई, इतना काम करती हैं। अब कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए, जैसे कि होता है ना कि अगर आप बोलो कि अच्छा नर्स की फोटो बनाओ, पायलट की बनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, महिला नर्स बोलोगे तो महिला के बारे में बताएंगे, पायलट के रूप में पुरुष का चित्र बना देंगे। फिर उन्होंने कहा ऐसा ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न है? उन्होंने इस कारण किया होगा, जो बच्चे हैं उन्हें लगता होगा कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। बहुत से लोग तो मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्यों? क्योंकि महिला का स्वाभाविक है कि वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। ठीक है, ऐसा लोग मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बचपन से ही आप एक लड़के को भी यही सिखाओगे कि तुम्हें भी काम करना जरूरी है घर का, तो वो भी कर लेगा। तो नर्स के तरह पे लोग यही रीज़न देते हैं कि वो अच्छे तरीके से वो सहनशील होती है, विनम्र होती है, परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखते हैं, और इस प्रकार ये भी मानते हैं कि जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी, और ये क्या है, ये सोच कैसी है, ये है रूढ़िवादी सोच। आपसे जब भी ऐसा पूछेगा कि ये रूढ़िवादी में से इसका एग्जाम्पल बताओ, तो यही एग्जाम्पल है कि लड़कियों के पास तकनीकी दिमाग नहीं है, साइंस वो समझ नहीं सकती हैं। ये एक रूढ़िवादी सोच है। तो अनेक लोग जो हैं यही इसी तरीके से विश्वास करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए उनको सहयोग नहीं मिल पाता है, जो कि लड़कों को मिलता है। मान लो कि कोई परिवार है, गरीब है, उसका एक लड़का है और एक लड़की है, गर्ल्स है, और अगर उसको आगे पढ़ाना होगा ना, हायर एजुकेशन, तो वो गर्ल्स की पढ़ाई बीच में ही हटा देगा, बॉयज़ को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि उसे लगता है कि लड़के को पढ़ाना कंपेयर टू गर्ल्स ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सी लड़कियां हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और लड़कों को ये भी है कि उनको ज़्यादा समय तक पढ़ने का मौका मिलता है, लड़कियों की तो शादी ही करा देते हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि अब वो शादी करो, बस यही तुम्हारा मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो ये समझना आवश्यक है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर आपको अपने चारों तरफ ही बहुत सारे दबाव, ये सब देखना पड़ता है। कई बार हम कुछ काम भी दबाव में ही करते हैं, और कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी आपको या हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत दबाव होता है, ये आपने देखा होगा। एक लड़की जो है आज के समय में नहीं, बट फिर भी लड़कों को स्टार्टिंग से ही बोलते हैं, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम्हारी शादी नहीं होगी, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, हम खर्चा नहीं करेंगे। लड़की का तो चलो तब भी शादी वादी कर देते हैं, तो लड़कों पे भी दबाव बनाया जाता है, जो कि गलत है नौकरी के लिए। और ये भी दबाव होता है कि तुमको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला वही नौकरी करनी है। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको चिढ़ाते हैं और धौंस दी जाती है। ठीक है, क्योंकि लड़कों का बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है कि तुम नहीं रो सकते हो, लड़कियां ही रोती हैं। परिवर्तन के लिए क्या सीखना है, तो स्कूल जाना हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमको स्कूल में हर साल हम जब भी बच्चों की एंट्री होती है तो वहीं पर हमें सब कुछ सिखाना चाहिए। और बच्चों के लिए स्कूल जाना तो एक साधारण सी बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि केवल कुछ बच्चे ही स्कूल जा सकते हैं। पहले ऐसा होता था। पहले क्या होता था कि सभी लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो उनकी पहुंच के बाहर की ही बात होती थी। ठीक है, और आपने देखा होगा कि पहले के जो है बहुत सारी महिलाएं पढ़ने लिखने के लिए भी बहुत संघर्ष की हैं। आज आपको लगता होगा कि अरे पढ़ना लिखना तो सभी के लिए कॉमन है, नहीं। अतीत में लिखना पढ़ना बहुत लोग नहीं, कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके फैमिली में होता था या फिर जो उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो सबसे ज़्यादा खराब थी। लड़कों को तो पढ़ना लिखना सिखाते भी थे, लड़कियों को तो अनुमति ही नहीं थी कि तुम पढ़ोगी। यहाँ तक कि उनके परिवार में भी जहाँ पे कुम्हारी, बुनकरी, हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों को
का काम केवल सपोर्ट करने का है, ठीक है। जैसे कि लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी इकट्ठा करती थी, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं मानते हैं। अगर आप बोलोगे ना कुम्हार, तो कुम्हार को भी लोग पुरुष के ही रूप में देखेंगे, क्योंकि लड़कियों को ऐसी अनुमति ही नहीं थी कि वो केवल क्या करेंगी, सहायता कर सकती हैं, चाक नहीं चला सकती हैं, ऐसी स्थिति थी। फिर उसके बाद से यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में बहुत सारे विचार ने जन्म लिया, अधिक विद्यालय बहुत प्रचलन में आया। और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। देखो, लड़कियों को लोग बोलते थे ना कि अगर ये पढ़ लिख लेंगी तो बिगड़ जाएंगी, ऐसा बोलते थे। और इसके बावजूद बहुत सारी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। और यह फोटोज देखिए, ये है हमारी रमाबाई, अपनी बेटी के साथ है रमाबाई। अब ये अपनी बेटी के साथ हैं और ये महिला शिक्षा की योद्धा मानी जाती हैं। और स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से, ये कभी स्कूल नहीं गई बट इन्होंने अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से पढ़ाई लिखाई सीख ली। और उन्होंने पंडिता की उपाधि इनको मिला। क्यों? क्योंकि वे संस्कृत उस समय कोई नहीं जानता था, ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, ठीक है, जो कि उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो इनको हम पंडिता की उपाधि दिए, किसको? रमाबाई को। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो उस समय की औरतें नहीं, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने घर पे ही पढ़ाई की और संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जिसकी वजह से इनको पंडिता की उपाधि मिली। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी इन्होंने किया। 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों, गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, मतलब अलग अलग स्किल्स सिखाए जाते थे ताकि लड़कियां भी खुद से काम कर सकें, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आज की जो पढ़ाई हम देख रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। रमाबाई का तो आपने देख ही लिया। राज सुंदरी देवी, जो कि आप जानते हो, ये भी इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। 200 पूर्व पश्चिमी बंगाल में ये पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है, आमोर जीवन, ये पूछा जाता है। ये कहाँ पे पैदा हुई हैं? बंगाल में। और इनकी पुस्तक का नाम देखना, अमार जीवन, ये क्वेश्चन पूछता है, ये किसकी है? राजसुंदरी देवी की है। ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, जो कि राजसुंदरी देवी जी का है। ये एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। और उस समय देखो, लोग ऐसा मानते थे ना कि लड़की अगर लिख लेगी, पढ़ लेगी, तो वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी, विधवा हो जाएगी, मतलब एक लड़की के पढ़ने लिखने से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं भी छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। इन्होंने, राजसुंदरी देवी ने, मतलब लोगों ने इतनी बेकार मान्यता बना रखी थी जिसकी वजह से लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो राजसुंदरी देवी का भी आपने स्ट्रगल देखा कि इतने अमीर घर में पैदा होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत छुप छुपा कर ही लिखना पढ़ना सीखा। और इनकी ये पहली महिला थी जिनकी आत्मकथा है आमोर जीवन, ठीक है। तो ये बताती हैं कि मैं क्या करती थी ना, बहुत सुबह ही अपना काम करना शुरू कर देती थी और आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। और वो उस समय केवल 14 वर्ष की थी। बट उनके मन में ना इच्छा होने लगी कि यार मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी ये सारी धार्मिक चीज़ें पढ़ूंगी। और क्योंकि उस समय स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे, तो ये उस चीज़ का विरोध भी करने लगी, क्योंकि क्यों स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं। मैं, मतलब उनको लगता था कि ये क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर उनको एक दिन स्वप्न आया, तो इसी तरीके से कहानी चलती है। बट फाइनली ये भी पढ़ लेती हैं। ये देखिए, ये रुकैया शेखावत हुसैन है और इनसे क्वेश्चन पूछता है, और वो है इनका सुल्ताना का स्वप्न। ये क्वेश्चन पूछता है, किसका है? रुकैया शेखावत हुसैन का। ये भी एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, बहुत सारी जमीन थी और ये उर्दू पढ़ना और इनको लिखना आता था, परंतु उनको बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया, क्योंकि अंग्रेजी को हम ऐसा मानते थे उस समय कि अगर लड़की पढ़ लेगी ना तो उसके सामने नए विचार आएंगे, और जो कि लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको मना करते थे। फिर भी रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी भी पढ़ ही लिया। आगे जाकर ये लेखिका बनती हैं और अंग्रेजी भाषा भी ये सीख चुकी होती हैं। फिर इन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। और यही क्वेश्चन पूछता है, सुल्ताना का स्वप्न किसका है? रुकैया शेखावत हुसैन। इन लोगों ने स्त्रियों के लिए बहुत चीज़ें की हैं, रमाबाई, राजसुंदरी देवी, ये रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने जो है 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला है, जो कि आज भी काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, बट शिक्षा ने इनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। फिर इनको एक दिन ऐसा लगता है
कि हमें और भी अधिक इस पे काम करना चाहिए। एक स्वप्न भी देखती हैं। 1910 में इन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला है, जो कि आज भी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। अगला देखिए, यहाँ पर यही कहानी चल रहा है कि किस तरीके से जब छुप छुपा कर लोग कहाँ यहाँ पर जो है पढ़ते थे। और राज सुंदरी और रुकैया हुसैन जिन्हें हम पढ़ने लिखने के जिनको नहीं अनुमति मिलती थी, इसके विपरीत वर्तमान समय में भारत में बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आज स्थिति सुधर चुकी है? जी नहीं, आज भी लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट करती हैं। इवन आपने देखा होगा क्लास 8 के बाद से लड़कियां पढ़ाई ही छोड़ देती हैं। एक तो स्कूल इतने दूर और पैसे की दिक्कत, सेफ्टी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान उन्हें चैतन्य, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया और फाइनली इन्होंने भी इसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पर देखिए, आखिर में हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें शिक्षा और विद्यालय कैसा है। तो अगर देखा जाए तो आज के युग में लड़के और लड़कियाँ विशाल संख्या में मतलब विद्यालय जा रहे हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि इनके ना शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, अभी हुई नहीं है, देखते हैं कब होता है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है कि कितने लोग रह रहे हैं, आयु, पढ़ाई, कौन सा काम हो रहा है। तो इसी से हमको एक हमारे पास डेटा आई है कि शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। और अभी का जब होगा ना जनगणना, उससे तो और भी क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि कितनी है शिक्षित महिलाएं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हुई है। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, लड़के और लड़की का। तो इसका असर यह हुआ कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिनको थोड़ा बहुत शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि अब भी स्त्रियों की तुलना में मेल का जो परसेंटेज है ना वो अधिक है। इनका 82 है और महिलाओं का 65 है। तो ये अंतर समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है एक तरीके से कि हर साल जो है बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ पे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आप देख सकते हैं, अलग अलग कास्ट वाइज भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं तो जो SC ST जिसे हम बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी जो लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर है ना वो सबसे ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। 2011 की जनगणना से पता चला है कि SC ST लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में संभावना और भी कम रहती है। मतलब इनके कंपेयर में जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी भी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना, पॉसिबिलिटीज है ना वो और भी कम है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां 4 वर्ष। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो तो और भी कम हो गई हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के बहुत सारे कारण हैं, और जैसे कि ग्रामीण गरीब क्षेत्र में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो उचित स्कूल है, ना ही टीचर्स। ये तो आज के समय में है ही, आपने देखा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय घर के पास नहीं होता है, तो उनको कौन लेकर जाएगा फिर वापस लेने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अभिभावक को भी टेंशन होता है, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो बस की व्यवस्था है, ना वैन की, और कुछ परिवार तो इतने ज़्यादा निर्धन होते हैं कि वो अपने सारे बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो अगर उनके घर में लड़का लड़की है तो वो लड़कों को प्रायोरिटीज़ देंगे। तो बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो ये स्कूल ना जाने के ना और स्कूल छोड़ने के बहुत सारे रीज़न हैं, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2014 में शुरू हुआ था, और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, 2014। अब नीचे देखते हैं, महिला आंदोलन। देखो, महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है, जैसे कि और अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, और ये हम सभी का अधिकार ही है कि हमें पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। हिंसा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। और ये अपने आप तो आया नहीं है, इस पे औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर बहुत सारा संघर्ष किया है, और इसी को कहते हैं। देखो,
एक इंसान, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक महिला नहीं है, बहुत सारी महिलाओं ने संघर्ष किया है कि लड़कियों और महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार मिले। ये देख सकते हो आप फोटो, ये सब इसी को कहते हैं महिला आंदोलन। देश के अलग अलग भाग से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा एक तरीके से इसको काफ़ी जीवंत आंदोलन बनाती है, क्योंकि इनको लगता है कि जो भेदभाव है इसका मुकाबला करना है, न्याय हासिल करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो आप फोटोज़ देख सकते हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। इसके लिए अभियान चलाए गए हैं, ये देखिए, पैम्पलेट बांटे गए, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया गया, ठीक है। और इसके फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिसके घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ये बना है 2006 में, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और अभियान है जिसके कारण 1997 में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये जो संघर्ष, ये जो विरोध, ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया गया है, उसके इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। उसके बाद से 1980 में आपने देखा होगा कि देश भर के महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मार दिया जाता था, आज भी हो रही है। पहली बात तो दहेज गलत है, ये तो हम सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो समाज है, पता नहीं कि दहेज को इतना प्रेस्टिजियस मानते हैं। महिला संगठनों द्वारा इस बात की बहुत कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पे निकली, अदालत के दरवाजे खटखटाए, अनुभव, जानकारी प्रदान किया गया, समाज का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबार में छाने लगा और अंततः दहेज से संबंधित कानून को बदल दिया गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को पनिशमेंट दिया जाए। इसमें एक महिला को देखिए, ये इसकी लड़की की फोटो है। दहेज की डिमांड में ही इनकी लड़की को मार दिया जाता है और इतने सारे फाइल। कई बार पता है आपको, कोर्ट में न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मतलब क्या, एक तरीके से वो भी तो गलत ही है ना। कितना संघर्ष करना पड़ता है एक इनोसेंट को। यहाँ पर देखिए, ये अपनी लड़की के लिए काफ़ी इन्होंने यहाँ पर देखिए, दहेज के लिए इनकी बेटी को मार दिया जाता है और न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमों की कानूनी फाइल से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर ये बैठी हुई हैं। न्याय भी मिलना आसान नहीं है। यहाँ पर जागरूकता बढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से महिला आंदोलन एक दूसरे को गीत, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जागरूकता हम किस तरीके से, लोगों को जागरूक किस तरीके से कर सकते हैं, तो गीत, नुक्कड़ नाटक, जनसभा, इसके माध्यम से। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आपको समाज में जागरूकता बढ़ानी है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। म्यूजिक मतलब गीत, नुक्कड़ नाटक, जनसभा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, महिलाएं विरोध कर रही हैं। अगर महिलाओं के हितों का उल्लंघन होगा, चाहे वो कानून हो चाहे नीति हो, महिलाएं उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। और इसको करने का क्या तरीका है, रैली, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर बंधुत्व व्यक्त किया जा रहा है, सारी महिलाएं आंदोलन का हिस्सा हैं। और आप जानते हो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हम मनाते हैं और ये लाइन पूछा गया है, ठीक है। और हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, भारत पाकिस्तान के लोग बंधुत्व प्रदर्शित करते हैं। और ये आप देख सकते हो, औरतें जो है वो जलती हुई मोमबत्तियाँ ऊपर उठाती हैं, ठीक है। तो आज भी जारी है ऐसा संघर्ष। और अन्याय तो आप जानते ही हैं कि अगर देखा जाए तो सोसाइटी हमारी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि महिलाओं को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितना कि एक पुरुष को। महिला भी उसको भी काम करने का अधिकार है। आप उसको ये नहीं बताओगे कि तुमको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। और इसके खिलाफ आप जानते हो, जब भी कुछ गलत होता है तो ऑब्वियस ही बात है अभियान चलाए जाते हैं। बट हाँ, ये है कि पहले के कंपेयर में आज की स्थिति महिलाओं के लिए थोड़ी सी बेटर हो गई है, बट और भी इस पे ज़रूरत है करने की। तो आपने देखा कि औरतों ने अलग अलग अभियान चलाए, हमने यहाँ पे देखा अलग अलग कानून भी आए और बहुत सारी महिलाओं का इसमें योगदान रहा है। हमने देखा रमाबाई, राजसुंदरी देवी, रुकैया शेखावत हुसैन, जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल्स भी खोले हैं। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस में, ठीक है। और ये जो अभियान मैंने आपको नीचे बताया है ये, और इसको विरोध दिखाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जागरूक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आपका एग्जाम होगा और आपने सच में अच्छे से रिवीजन करके जाओगे ना, एक नंबर भी गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि एक एक लाइन डायरेक्ट पूछेगा। ये CBSE है,
ठीक है, सीबीएसई अपने सिलेबस से कभी बाहर नहीं जाती है। तो ये थी क्लास। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप बताइएगा, और आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए 1 घंटे की क्लास ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो 1000 लाइक्स तो करके ही जाना। मिलते ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।